हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मराठा साम्राज्य में जितने भी पेशवा हुए उन सभी के बारे में। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी जो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी या जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में, और साथ ही साथ जितने जो छत्रपति बच गए थे उन सभी के बारे में हमने बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो छत्रपति साहू थे वो बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या बने थे, छत्रपति बने थे, जिस कारण जो साहू होता है वो बालाजी विश्वनाथ को क्या पद दे देता है, पेशवा का पद दे देता है। इस तरीके से जो पहले पेशवा बनते हैं वो कौन बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। और कब से कब तक बनते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं छत्रपति साहू के बारे में। इसके जीवन काल में कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं थी, केवल एक ही घटना थी कि इसके द्वारा जो 1707 का खेड़ा का युद्ध था जिसके बारे में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, वहीं से छत्रपति साहू से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ साथ इसी के काल में जो पेशवा थे उनकी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे आगे के युग को जो कहा जाता है वो पेशवाओं का युग कहा जाता है। और तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पेशवा की, जो कि कौन है, बालाजी विश्वनाथ। और वो कब से कब तक पेशवा रहे, तो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। तो कुछ लोगों के मन में यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा कि जब छत्रपति साहू 1707 में ही छत्रपति बन गए थे तो ये जो पेशवा बने थे वो 1713 ईस्वी में किस प्रकार बने। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ, वहां से जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी कड़ियों को जोड़ने के लिए इस बात को हमारे लिए जानना क्या है, थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो जब 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है तो जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं और एक व्यक्ति होता है धन्ना जी, और वो किसका सेनापति होता है, तो जो ताराबाई होती हैं उनका सेनापति होता है। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या काम किया, जो धन्ना जी थे उनको अपनी ओर मिला लिया और उन्हें अपने यहाँ पे सेनापति का पद दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, धन्ना जी की मृत्यु हो गई और उनका जो बेटा था कौन, चंद्रसेन, उसको सेनापति बना दिया गया। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि जो ताराबाई थी उनकी ओर झुकाव किसका बढ़ गया, चंद्रसेन का झुकाव ताराबाई की तरफ बढ़ गया और वो किसका समर्थन करने लगा, ताराबाई का समर्थन करने लगा। जिससे जो छत्रपति साहू हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, टेंशन होने लगी, तो उन्होंने एक नए पद को जन्म दिया। वो पद कौन था, तो वो पद था सेना करते। उसका क्या काम था, तो वो सेनापति के जो नीचे होता है सेना को संगठित करने वाला, उस पद पर किसे नियुक्त कर दिया गया, बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर दिया गया। कब, 1708 ईस्वी में। और ये जो थे 1708 से लेकर 1713 ईस्वी तक उसी पद पर कार्य करते रहे और 1713 ईस्वी में इनको क्या कर दिया गया, पेशवा बना दिया गया। तो इस तरीके से जो ये पेशवा बने थे वो कब बने थे, 1713 ईस्वी में। और कब तक बने थे, तो 1719 ईस्वी तक। अब इसके जीवन काल की जो इंपॉर्टेंट घटना है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इससे पहले जितने भी शिवाजी के बाद छत्रपति बने वो सभी के सभी अयोग्य थे और वो उन्होंने मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं किया था। और उनके काल में मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया, विघटित सा हो गया। तो उसी विघटित साम्राज्य को जो पुनर्स्थापित करने का जो काम किया था वो किसने किया था, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। इसी के कारण इन्हें जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक है वो कौन है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। और इनके जो जीवन काल की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है वो है 1719 का दिल्ली समझौता। अब ये समझौता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। इसे इतिहास में मराठों के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो समझौते को जो मराठों का मैग्ना कार्टा नाम दिया था वो किसने दिया था, तो सर सिड टेपल। ये व्यक्ति कौन है, इन्होंने ही जो ये दिल्ली समझौता था 1719 ईस्वी का, इसे मराठों का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। अब ये समझौता क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुआ क्या था कि हम जैसे कि जानते हैं, हमने मुगल साम्राज्य के पतन में जब पढ़ा था, जब हम उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ रहे थे, तो 1713 ईस्वी में कौन, फर्रुखसिया राजा बन जाता है। और वो किसकी मदद से बनता है, तो सैयद बंधुओं की मदद से बनता है। लेकिन धीरे धीरे उनमें जो जब सैयद बंधु किस पे, फर्रुखसिया पर दबाव डालते हैं तो दोनों के संबंध कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। तो उसी चीज के कारण फर्रुखसिया क्या करता है, सैयद बंधु को मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले ही सैयद बंधु जो है क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सैयद बंधु दो भाई थे, कौन कौन, एक तो अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली। तो जो अब्दुल्ला खां था वो कहाँ रहता था, वो मुगल दरबार में रहता था। और जबकि जो हुसैन अली था वो कहाँ रहता था, वो दक्षिण में रहता था। तो जब अब्दुल्ला खां को अपनी जान का खतरा दिखाई दिया तो उसने किसको बुलाया, हुसैन अली को बुलाया। लेकिन हुसैन अली जब दक्षिण से जाता था
तो उसने सोचा अगर मैं यहाँ दक्षिण से चला गया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो दक्षिण मुगल साम्राज्य है ये पूरे तरीके से मराठों के अंदर में चला जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पहले ही मराठों से क्या काम कर लूं, समझौता कर लूं, उनसे मित्रता कर लूं, ताकि फर्रुखसियर को मारने में भी हमें क्या हो, मदद मिल जाए। तो इसी उद्देश्य से सैयद बंधुओं ने किसके साथ, मराठों के साथ क्या कर लिया, दिल्ली समझौता कर लिया। अब मराठों को दिल्ली समझौता की जरूरत क्यों पड़ी, अगर चाहते तो हुसैन अली के जाने के बाद वो दक्षिण भारत में पूरी तरीके से अपना राज कर सकते थे, लेकिन क्या था कि जो शाहू के जो माता थी, कौन, येसुबाई, और उनका एक भाई था जिसे छुड़ाने के लिए जो शाहू को क्या करना पड़ा, 1719 ईस्वी का दिल्ली समझौता करना पड़ा। तो अगर जान लेते हैं समझौता पूछा जाए पेपर में किस किस के बीच हुआ, तो जो मराठों में शाहू थे और मुगल बादशाह कौन था, फर्रुखसियर था, और जो वास्तविक जो इसको करने वाले थे समझौते को वो कौन थे, तो मराठों की तरफ से बालाजी विश्वनाथ और मुगलों की तरफ से कौन थे, सैयद बंधु। तो इस समझौते की जो शर्तें थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो समझौते की क्या क्या शर्तें थी, सबसे पहले तो जो मराठों ने जो शर्तें मानी वो कौन कौन सी थी, तो मराठों ने शर्तें मानी कि जो 10,000 घुड़सवार हैं वो मुगल बादशाह की रक्षा के लिए कहाँ स्थापित करेंगे, मुगल दरबार में करेंगे, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए वार्षिक कर किसको देंगे, मुगलों को देंगे। अब मराठी भी इतने पागल तो है नहीं कि वो अगर समझौता कर रहे हैं तो बिना किसी लालच के करेंगे, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसके बदले में जो मुगलों ने मराठों को दिया वो क्या दिया कि जो मराठे हैं वो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी में क्या कर सकते हैं, जो शिवाजी द्वारा तो कर लगाए गए थे, कौन, चौथ और सरदेशमुखी, उन दोनों करों को क्या कर सकते हैं, वसूल सकते हैं। ये दोनों शर्तें किसकी थी, जो दिल्ली समझौता है उसके शर्तें थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्रुखसियर था इस समझौते के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, तो जो मराठों के साथ मिलकर क्या काम करते हैं, सैयद बंधु फर्रुखसियर को मरवा देते हैं। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करता है वो कौन हस्ताक्षर करता है, रफी-उद-दर्जात। ये व्यक्ति कौन है, ये वही बच्चा है जो फर्रुखसियर के मरने के बाद कुछ समय के लिए राजा बनता है, और इस दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर यही रफी-उद-दर्जात करता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो दिल्ली समझौता था उस पर किस मुगल बादशाह ने हस्ताक्षर किए, तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रफी-उद-दर्जात। अब इससे आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो आगे के पेशवा हैं। तो जो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो अगला जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है, बाजीराव प्रथम। ये बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा होता है और कितनी उम्र में, लगभग 19 वर्ष की उम्र में ये पेशवा बन जाता है। लेकिन इसके जो कार्य होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं तो किसी को भी इसकी काबिलियत पर शक नहीं होता। और यही व्यक्ति है जिसने मराठा राज्य को किस में तब्दील कर दिया था, मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया था। अभी तक जो था वो मराठा राज्य था, लेकिन अब वो क्या कहलाने लगा, मराठा साम्राज्य कहलाने लगा, क्योंकि इसने जो अपने अंडर में आने वाले आसपास के बहुत सारे राज्यों को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, ये 1720 में पेशवा बना था और लगभग 1740 ईस्वी तक ये पेशवा रहा था। इसके काल की जो इम्पोर्टेंट घटना है, इसके जो हैदराबाद के निजाम के साथ बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिनमें से हमारे लिए 2 एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो युद्ध इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन से युद्ध हैं, तो सबसे पहला युद्ध है 1728 का पालखेड़ा का युद्ध, और दूसरा है 1737 का भोपाल का युद्ध। ये दोनों युद्ध हैदराबाद के निजाम के साथ हुए थे, और इन दोनों में ही किसकी विजय हुई थी, बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। और इसने धीरे धीरे इतना अपना साम्राज्य विस्तार किया कि मुगल साम्राज्य के भी कुछ हिस्सों को अपने अधीन इसने कर लिया था। और ये कहा जाता है कि इसने जो एक बार मुगल बादशाह है, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि जब हम उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ रहे थे तो जब उसमें हमने देखा जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो उसका टाइम पीरियड 1719 से लेकर 1749 ईस्वी तक है। तो इस समय जो मुगल बादशाह होगा कौन होगा, मोहम्मद शाह रंगीला ही होगा। तो बाजीराव प्रथम ने उसे भी क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। ये इसके जीवन काल की कुछ इंपोर्टेंट घटना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो अगला हमारा पेशवा है बालाजी बाजीराव। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन उसे क्लियर कर लेते हैं कैसे, क्योंकि जो पहला पेशवा है वो है बालाजी विश्वनाथ, अगला जो है वो है बाजीराव फर्स्ट, और उससे अगला जो है वो कौन है, बालाजी बाजीराव। तो हमें क्या काम करना है, पहले का बालाजी लेना है, दूसरे का बाजीराव लेना है, यानी पहला बालाजी दूसरा बाजीराव, और तीसरा दोनों का मिक्सअप कौन, बालाजी बाजीराव। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इसका कार्यकाल है 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक। अब इसके काल की जो इंपोर्टेंट घटना है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन इनका जो एक था, क्या था, उपनाम था, वो क्या है, नाना साहब। पूछा जाता है किस मराठा पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बालाजी
बाजीराव होगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके जो जीवन काल की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो कौन कौन सी हैं। तो एक है 1750 का सिंघोला समझौता या सिंघोली संधि। ये क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हमने देखा कि 1707 से लेकर 1748 ईस्वी में कौन था, छत्रपति थे साहू। लेकिन जब साहू की मृत्यु हो जाती है 1748 ईस्वी में, तो जब 1748 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, साहू की मृत्यु हो गई। तो कुछ जो मराठा सरदार थे उन्होंने क्या काम किया, जो ये पेशवा थे इनके अधिकारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो उसके लिए जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने मराठों के साथ एक समझौता किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सिंघोला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में क्या था, उसमें जो बालाजी बाजीराव थे उनका कहना था कि आप क्या काम करो, सत्ता से अलग हो जाओ और जितना भी आपका खर्चा है यानी एक पेंशनर के तौर पे अपनी आप जिंदगी व्यतीत कर लो और सारी की सारी सत्ता किसे दे दो, वो हमें दे दो। तो यहाँ से ही 1750 ईस्वी तक से ही जो ये छत्रपति का पद था वो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और आज जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी, पूरी तरीके से पेशवाओं के हाथ में आ गई थी। और जो बालाजी बाजीराव के जो जीवन काल की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो कौन सी घटना है, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि मराठों की शक्ति इनके काल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किसके में, बाजीराव फर्स्ट के काल में। और उसी चीज को आगे किसने बढ़ाया, बालाजी बाजीराव ने बढ़ाया। और उसी समय एक शासक, जो हमने जब अहमद शाह अब्दाली पढ़ाया था तब भी ये बात बताया था कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगान से आया था। उसने किसके एरिया पर, जो ये पंजाब वाला एरिया था, इस पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और वहां पे इसने अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। वो गवर्नर कौन था, उसका नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो वो गवर्नर था तैमूर शाह। और इधर से क्या था, मराठों की शक्ति भी दिन रात बढ़ रही थी और उन्होंने मुगलों पर भी अपना थोड़ा थोड़ा अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो मराठे थे वो किधर की तरफ बढ़ने लग गए, पंजाब की तरफ बढ़ने लग गए। और उन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली ने जिस तैमूर शाह को वहां का गवर्नर नियुक्त कर रखा था, उन्होंने क्या कर दिया, उस गवर्नर को वहां से भगा दिया, जिस कारण अहमद शाह अब्दाली क्या होगा, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। तो अहमद शाह अब्दाली किसके, मराठों के खिलाफ क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। उसी युद्ध को पानीपत नामक जो की जगह पर हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जो मराठों की तरफ से लड़ रहे थे वो कौन थे, बालाजी बाजीराव। जबकि जो इस युद्ध में जो युद्ध क्षेत्र में थे यानी युद्ध स्थल पर मौजूद थे वो कौन कौन थे, तो जो नेतृत्व कर रहे थे वो विश्वास राव कर रहे थे। जो वास्तविक रूप से युद्ध में ही जाके लड़ रहे थे वो कौन थे, वो सदाशिव राव थे। और इधर बात करें जो कि दूसरी तरफ कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली था। और जिसका जो समर्थन कर रहे थे वो बहुत सारे भारतीय कर रहे थे। वो नाम बहुत सारे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन एक नाम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो किसने समर्थन किया था, शुजाउद्दौला, जो कि कहाँ का था, अवध का नवाब था। तो इस युद्ध में क्या होता है कि मराठों की बुरी तरीके से हार हो जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी कारण जो है बालाजी जो बाजीराव हैं उन्हें इस हार का इतना बड़ा सदमा लगता है कि उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो अगला जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है, माधवराव। ये भी बहुत ज्यादा कुशल पेशवा था। इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक। तो जो पानीपत के तृतीय युद्ध में जितनी भी मराठों की हानि हुई थी उस हानि को भरपाई करने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वो कौन व्यक्ति था, तो वो माधवराव ही व्यक्ति था। और होता क्या है कि पेशवा बनने के कुछ समय बाद ही इसको एक बीमारी हो जाती है, टीबी की बीमारी, जिसकी वजह से क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक इतिहासकार हैं कौन, ग्रांट डफ। उनका कहना था कि जो मराठों को उतनी हानि तब नहीं हुई थी जब वो पानीपत का तृतीय युद्ध हार गए थे, जबकि जो जितनी हानि उन्हें कब हुई थी, जब एक जो उनका कुशल पेशवा था कौन, माधवराव, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आज की वीडियो में केवल हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो इससे अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो जितने भी पेशवा बन गए उन सभी के बारे में, और जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में हम इससे अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी क्या अपनी तैयारी को बढ़ाने में मदद मिल सके।